आधा सिमेट्रिफिकेशन तो इनने दिया है, आधा दूसरे एक्सिस पे जो है वो हमने निकाला है, r/2 और rcm/2 करके, तभी तो सेंटर में कहलाएगा किसके, मास के, किसके, यही चीजें बताना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसे हर डायग्राम को देखेंगे उनका सेंटर मास कहाँ होता है, और तोल के वाला एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा मुझे, करके देखेंगे कि अगर ये अजीब नहीं लगा तुम्हें, खोखला तरबूज है तो यहाँ से काटना पड़ेगा, ठोस तरबूज हो तो उसे 3r/8 पाई से काटना पड़ेगा ताकि बराबर बन जाए। 8 पाई नहीं, पाई नहीं सॉरी पाई क्यों निकल रहा है मुझे, भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जो भी होता है देखते हैं बाद में। सुना है गौरव सिंह? ठीक। हैशटैग सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट बॉडीज, हैशटैग सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट बॉडीज। बताओ पहला तो अपना इसका आंसर जो हमने याद करा कितना, हेमिस्फेयर सेमिस्फेयर, होलो हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर कहाँ था, r/2 नंबर 200, सॉलिड हेमिस्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर कितना होगा 3r/8 जो नॉर्मल है उन्हें याद नहीं करना है, H/4 सॉलिड कौन, सॉलिड H/4, होलो कौन, देख ले पहले क्या बोल रहा हूँ, H/3 H/3, ठीक, होलो हेमिस्फेयर r/2 हो गया। उसके बाद सेमी रिंग, सेमी रिंग कितनी है 2r/5 दिख रहा है, 2r/, और सेमी डिस्क, सेमी 4r/3 पाई डिस्क 4r/, ये पाई याद आ रहा था मुझे। ट्राइंगल कितना H/, कौन का प्रोजेक्शन होता है ट्राइंगल। ठीक, एक जिज्ञासा और है जो मैं खत्म करना चाहता हूँ, इसे करके देख लें, लो पकड़ो बुकलेट, इसे कर्मा नहीं जरा हेल्प करवाता हूँ। सेमी रिंग मैं आपको बना के दे रहा हूँ, ये रही सेमी रिंग। आप पूछोगे कि भैया भैया इसका जरा मास निकाल के दिखाओ छोटे से पार्ट का, तो मैं बोलूँगा इसकी मास डेंसिटी बड़ी सिंपल है निकालना। क्या करेंगे आप, इसके मास अपॉन वॉल्यूम ले या लेंथ ले, तो लेंथ लेंगे, लेंथ होती है 2πr, नहीं πr, नहीं πr आपको, नहीं πr कांस्टेंट ले लो भाई, अंदर तो मास नहीं है, कांस्टेंट ले ले, तुम बात समझ आ रही है, कांस्टेंट ले ली। अब कितने का चाहिए टू मास, वो लेंथ रख लो, जितने का मास चाहिए वो लेंथ रख लो। तुम्हें कितना चाहिए dx का, कितने चाहिए dx का, इसे इनको मैं dx मान लिया। ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास, dm आ गया, क्या आ गया, अगर सिमेट्रिक है तो यहाँ पर होगा 0,ZCM का, बात समझ आ रही है। ठीक है, करो ये ZCM कितना आएगा, इंटीग्रल ZDM अपॉन कैपिटल है इंटीग्रल Z, Z मतलब क्या होता है, Z मतलब ये डिस्टेंस होगी, कैसे बताई जाए, अगर Z की वैल्यू में r cos थीटा रख दूं, r cos थीटा रख दूं, कौन सा कैपिटल स्मॉल, रिंग का रेडियस कैपिटल, r cos थीटा रख दिया, ओके। अपॉन पाई आर, ओ सॉरी अपॉन कितना है कैपिटल एम इंटू डीएम की वैल्यू कितनी है कैपिटल एम अपॉन पाई आर इंटू डी एक्स। एम से एम कट गया, आर से आर कट गया,
कितना है 1/पाई cos थीटा की वैल्यू 0 होगी। थीटा वैल्यू 0 कैसे रखूंगा? ये थीटा सिलेंडर वाला है या फिर वो तो तुम किसी के लिए ले सकते हो, बस एक सिमेट्री को छोड़, बाकी सिमेट्री को छोड़ना पड़ेगा, बाकी सिमेट्री को छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम बाकी चीज नहीं ले रहे हो स्क्वायर में तो वही रिंग को डिनोट भी करेगा। तो फिर थीटा 0 लेंगे। अगर मैं इसे एजीमुथल एंगल मान रहा हूँ तो मेरा फाई दिखना चाहिए, और पूरे रोटेशन को मान रहा हूँ तो थीटा 0 लेना पड़ेगा। ये वाली डिस्टेंस को क्या माना जाए समन सिंह? भैया हम चाप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चाप आर बराबर एंगल इनटू रेडियस dx की वैल्यू निकल जाएगी वहां से एंगल की टर्म्स में। एंगल इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस डी थीटा। हाँ ऐसा इस्तेमाल कर लो। एंगल इक्वल टू आर dx अपॉन रेडियस कैपिटल आर, तो dx बराबर हो जाएगा r d थीटा। अब सही है। अब फिर थीटा की लिमिट से पाई पाई तक रख देंगे। अब तो जा जेड की जगह क्या रखा फिर भी तूने? हाँ जेड तो रह ही गया अभी, जेड तो रह ही गया। जेड की जगह क्या रखा? जेड पैरामीटर का मतलब क्या हुआ? जेड सीएम, जेड वेरिएबल डिस्टेंस है। ये तो खाली है, तो जेड तो पूरी लेंथ ही होगी इसकी, रेडियस। यार रख के देखना भैया जेड। dx वैल्यू कितनी आर डी थीटा रख दूं? आर डी थीटा कितना आ गया? आर अपॉन पाई इंटीग्रल cos थीटा इनटू डी थीटा। पूरी को बनाने के लिए कितनी लिमिट चाहिए थीटा की? पाई 0 से पाई। करो सॉल्व, कितना आ रहा है? आर अपॉन पाई cos 180 माइनस 1 साइन आएगा भैया, इसका साइन तो 0 आ रहा है फिर तो। साइन 180। एक मिनट कोस थीटा नहीं रखेंगे भैया, कोस थीटा नहीं रखेंगे। बात यार ये कोस थीटा के तो मतलब बैठ रहा है, जेड का भी गलत हो रहा है ऐसा तो। जेड पूरा ही आर होगा ना, खोखला है खाली। जेड पूरा आर होगा? कैसे कह सकते हैं यार, ग्रुप से ही नहीं। जेड डीएम का अर्थ क्या है? जेड पैरामीटर क्या है? मास इनटू मास का लोकेशन। ये अगर मैं आर मान लूं, ये थीटा और ये डी थीटा, हमारी बात। तो इस आर का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉम्पोनेंट कितना आएगा? आर साइन थीटा होगा, जो इधर गिरेगा तो ये आर साइन थीटा होगा। कितना होगा? आर साइन। समझ में क्या कर रहा हूँ? थीटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से लेते हैं हम। चित्र बना के दिखाऊंगा? समझ गए सही बता, चित्र बना के दिखाऊंगा? समझ गए, बता। दिख गया। आप करंट के आ रहा है माइनस कोस सेंटर कितना होता है? माइनस कोस थीटा। माइनस cos थीटा 0 से पाई को माइनस 1 बता रहे 2r बाय पाई। सही है। ये समझ में आया लास्ट में जो करा मैंने? हाँ ये प्लेनर कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, ये जो होता है नॉर्मली ये प्लेनर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, एंगल की वैल्यू बढ़ती रहेगी। जब एंगल की वैल्यू 90 होगी तो कितना हो रहा है? देखो साइन 90 वैल्यू आ रहा है, एग्जैक्टली आ रहा है। समझ रहे हो? जेड पैरामीटर इसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। देखो जब यहाँ पे 0 खत्म, 0 जेड भी 0 है, ऊपर जा रहा है जेड का मान बढ़ रहा बढ़ रहा यहाँ पर थीटा 90 आ रहा है एग्जैक्टली। समझ में आ गई? ठीक 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 ठीक। तो ये था सेंटर ऑफ मास के बारे में, सेंटर ऑफ मास के बारे में। एक नॉन यूनिवर्सल फ्रेम का कंसेप्ट था और इसके बेसिस पर क्वेश्चन दे रखे हैं। नॉन यूनिवर्सल फ्रेम मैंने तुम्हें बताया था, नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में सूडो फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? सूडो फोर्स लगता है, और वो फ्रेम के ही बराबर एक्सेलरेशन का फोर्स होता है, बस अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, किसमें होता है? अपोजिट डायरेक्शन में होता है। समझते हैं जरा सूडो फोर्स के बारे में। इसके बारे में सूडो फोर्स के बारे में तो हैशटैग सूडो फोर्स PSEUDO सूडो FORC फोर्स व्हेन
any object is put on a non-inertial frame, then due to the acceleration, acceleration of the frame, there is a force applied on the object. This viscous force is called pseudo force. In the time Newton formula is not applied, we have to use the pseudo force involvement to explain the dynamics. For एग्जाम्पल समझेंगे सूडो फॉर बेसिस. ठीक है, आप बुकलेट दिखाओ. पेज नंबर 104 पे आओ. पेज नंबर 104 पे आओ. पेज नंबर 104 पे आओ. आगे पहला क्वेश्चन पढ़ो. एग्जांपल पेज नंबर 104 एग्जांपल पढ़ो. The word pseudo force is used by an observer standing on the एग्जांपल पढ़ो भाई. अच्छा एग्जांपल. अच्छा simple pendulum consisting of a point mass m and a light string of length L is suspended from the roof of a car which is moving horizontally with a constant acceleration a पेज है आपका. find the angle made by string. क्वेश्चन है आपका vertical. फर्स्ट क्या कह रहा है? A simple pendulum consisting of a point mass m and a light string of length L is suspended from the roof of a car. आगे क्या कहा है? एग्जाम्पल फर्स्ट कह रहा है A simple pendulum consisting of a point mass m and a light string of length L is suspended from the roof of a car. तो एक कार बना ले रहा हूँ मैं. ठीक, ठीक है. आगे बताओ भाई. आगे तो It is moving horizontally with the constant acceleration a naught. कार कहाँ जा रहा है? a naught से इधर मूव कर रहा है. सिंपल पेंडुलम लटका पड़ा है इससे. अच्छा जी, जब कार आगे जा रहा है इसका एक्सलेशन कितना लगेगा? इधर की ओर a naught लगेगा. नीचे कितना होता है? g होता है. आगे बोलो. Find the angle made by the string to the vertical. बड़ी सीधी सी बात, जब कार आगे चलेगा तो स्ट्रिंग जो है वो कहाँ जाएगी? पीछे झूल जाएगी. इधर देखेंगे तो मान लिया ये चीज जो है इधर झूल जाती है. कहाँ पहुंच जाती है? इधर. इस स्थिति में क्या होगा? इस पर इधर जाएगा ए नोट, इधर जाएगा जी जिसे कहते हैं एम जी. क्या कहते हैं? एम जी. इधर कहते हैं एम ए नोट. इसके दो कंपोनेंट होंगे. वो कंपोनेंट कैसे तोड़ेंगे ध्यान देखेंगे. इसके दो कंपोनेंट देखो एम जी कितने होंगे. ये थीटा मान लो. ये इसके संगत है. संगत है तो थीटा ही होगा. दो कंपोनेंट होंगे. कितना जाएगा? एम जी कॉस थीटा. तो वर्टिकल कितना होगा? एम जी साइन थीटा. ठीक, टेंशन कितना है? टी मान लिया. ठीक है, टेंशन को टी मान लिया. अच्छा जी, मैंने तो बताया था फूल जब बनाओ एक एक छोड़ के चलना है. थीटा है, थीटा है. एक छोड़ दिया, ये थीटा होगा. असल में ये थीटा है, ये एक छोड़ दिया, फिर एक थीटा आ गया. कितना है? एम ए नॉट कॉस थीटा. तो इस चीज को इससे बैलेंस कर देंगे. एट इक्विलिब्रियम
एम ए नॉट कोस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा, कोसाइन अपन कोस टेन थीटा ए नॉट अपन जी, एंगल नहीं होगा। समझ में आया? एग्जाम्पल उससे नीचे वाला पढ़ो। A small block of mass m lies on a wedge of mass capital M, as shown in the figure. All the contact surfaces are smooth. When a horizontal force is applied to the wedge, the block does not slide on the wedge. इसका अगला एग्जांपल है एग्जांपल 2। एक वेज दे रखा है डायग्राम में, उसके नीचे दे रखा है, देखो ध्यान से, ध्यान देखो, रफ सरफेस दे रखा है, तो ये रफ सरफेस हो गई, इस पे वेज बना हुआ है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऊपर, स्मॉल एम मास का, और इसका मास कैपिटल में फोर्स अप्लाई किया जाता है हॉरिजॉन्टली। A small block of mass small m lies on a wedge of mass capital M as shown in the figure. All the contact surfaces are smooth. When the horizontal force is applied on the wedge, the block does not move. जब ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि पूरा सिस्टम आगे की तरफ मूव कर जा रहा है। ये एक्सेलरेशन से क्या, ये वाला ब्लॉक मूव नहीं कर रहा तो पूरा सिस्टम आगे जाएगा। बात समझ आ रही है? तो F इक्वल टू एम में कंसेप्ट लगाओगे, F इक्वल टू मास पूरा इंक्लूड होगा कितना, m प्लस कैपिटल M इंटू ए, इसको नीचे लाओगे कितना हो गया, F अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इक्वल टू ए। ये एक्सेलरेशन आ गया सिस्टम में। क्या बोल रहा है, इट मूव नॉट स्लाइड ऑन द वेज। व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ F? F की क्या कहेंगे, F की वैल्यू कितनी हो कि वो मूव ना करे। व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ F दैट द सिस्टम डू नॉट मूव। लेट मी पढ़ना चाहिए दोबारा। A small block of mass m lies on the wedge of mass m as shown in the figure. All the contact surfaces are smooth. When a horizontal force is applied to the wedge, the block does not slide on the wedge. What must be the value of F? जब स्लाइड नहीं करके इसका कॉम्पोनेंट ब्रेक करना कितना है, नीचे कितना होगा जी, यहाँ कितना होगा mg sin थीटा, mg sin थीटा, इधर कितना होगा mg cos थीटा, mg cos, ऊपर नॉर्मल, चलो नॉर्मल ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फ्रिक्शन है नहीं है, स्मूथ सरफेस है, और जब इसको फोर्स लग रहा है तो इस पर कहाँ जाएगा थोड़ा फोर्स, पीछे की ओर, एम ए नॉट, तो इधर कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा, एम ए नॉट cos थीटा, तो ये इससे बैलेंस हो जाएगा, एम्प्लाई एम ए नॉट cos थीटा एम जी साइन थीटा। ठीक, एम से एम कट गया, ए नॉट क्या लिखना, ये लिखो, ये एक्स आ जा रहा है ना, कितना आ गया, ये cos थीटा इक्वल टू जी साइन थीटा। वेज एंगल पे भी डिपेंड करेगा ना, ये की वैल्यू कितनी है ये बताओ, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इनटू cos थीटा इक्वल टू जी sin जी साइन थीटा, एम्प्लाई एफ इक्वल टू कितना हो गया, साइन अपॉन कॉस, sin थीटा अपॉन m cos थीटा इनटू जी अपॉन, सॉरी जी इनटू ये चीज आगे जाएगी, कितना देगा, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम प्लस एफ इक्वल टू कितना आ गया, जी टेन थीटा स्मॉल एम प्लस कैपिटल। गलत आ रहा है, सही तो है, सही ठीक है ठीक है। सही है। अगला पढ़ो एग्जांपल। A trolley is moving horizontally with a constant acceleration as shown in the figure. A block remains stationary on the vertical wall of the trolley. If coefficient of static friction between ball and block is mu, what must be the acceleration of the trolley? अच्छा जी, वो उसकी दीवार पर ही चिपकी रही तब एक्सेलरेशन लगा। किसका? ट्रॉली का। उसने देखो क्या कहा है, उन्होंने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करी, तो एक ट्रॉली कही इनने। A trolley is moving horizontally with a constant acceleration as shown in the figure. A block remains stationary on the vertical wall of the trolley. If the coefficient of static friction between the wall and the block is mu, what must be the acceleration of the trolley? तो ट्रॉली बना लो, ट्रॉली चल रही है आगे, पहिए बन गए, तो ये चीज जो है यहाँ लटकी पड़ी है, इसके बीच का फ्रिक्शन दे रखा है, ठीक है। पहली बात, ये चीज गिरती कहाँ, नीचे, जब ये नीचे गिरने की कोशिश करती है तो फ्रिक्शन लगता है ऊपर, लगेगा ऊपर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, एफ एस ग्रेटर देन म्यू एस इनटू एन। नॉर्मल कौन लगाता है, ये लगाता है। ये लगाएगा क्यों, क्योंकि जब कार्य आगे जाएगी ए एक्सेलरेशन से तो पीछे जाएगा, इससे कितना ए एम ए, ठीक है। बात समझ आ रही, नीचे फोर्स कितना लगेगा,
एम जी जो ऊपर वाले से बैलेंस हो रहा है फ्रिक्शन से, बात समझ में आ रही? ठीक, तो इन्हें पूछा गया Acceleration of the trolley. एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली पूछा, तो बैलेंस कर दो इस एफ एस को इससे बैलेंस कर दो, एम प्लस एफ एस इक्वल टू एम जी, एफ एस कितना होता है म्यू है, म्यू एस म्यू इनटू एम इक्वल टू एम जी, इससे ग्रेटर देन होता है। देखो ना कितना है इक्वेशन फर्स्ट, एंड इसकी बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं बात एम में तो एन के बराबर है, एन इक्वल टू एम में एफ एस इक्वल टू एम जी आ गया, और एफ एस के लिए हम यू एस इंटू आर रख रहा हूँ, तो मुझे रखना है इसके बेसिस पर। ओके, ये बताओ क्या है, वी हैव कितना है, एफ एस इज ग्रेटर देन म्यू एस इंटू एन, एफ एस का मान बताओ कितना है एम जी, म्यू एस का मान कितना है दे रखा है, एन की वैल्यू कितनी है एम ए, एम इंटू ए, इसको नीचे लाओ एम से एम करिए, जी अपॉन म्यू एस इक्वल टू ए, सही है. सही है? Opposite. एफ एस के लेस देन होता है यार, ये सिंबल गलत था, और लेस देन होता है फ्रिक्शन का सिंबल, फ्रिक्शन लेस देन होता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है लेस देन तो हो सकता है, Less than Applied force. equal to. फ्रिक्शन फोर्स कभी नॉर्मल से ज़्यादा थोड़ी हो सकता है यार, फ्रिक्शन फोर्स कभी No. नॉर्मल से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। आगे पढ़ो एग्जांपल अगला वाला, A vessel containing water is linearly accelerated due to which surface of water does not remain horizontal. If A naught be acceleration of vessel, what is the angle made by surface water surface with horizontal? देखो ध्यान देंगे, एक ट्रॉली के अंदर मान लीजिए पेट्रोल भरा हुआ है, तो पेट्रोल जब ट्रॉली नहीं चलेगी तो ऐसा था, लेकिन जैसे ट्रॉली ने रफ्तार पकड़ी तो क्या होगा, पेट्रोल डीजल जो भी हो वो इस तरीके से झुक जाएगा, क्योंकि इस पर फोर्स लगेगी तब, यदि आगे की तरफ चलेगा तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, मतलब जो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। तो अपनी तरीके से कहीं भी इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास मान लो, किसका, ऑयल का, तो ऑयल का कहीं भी आप क्या मानेंगे, सेंटर ऑफ मास मानेंगे, और वहीं से कंपोनेंट तोड़ना शुरू कर देंगे। एग्जाम्पल 3 मान लेते हैं, पेज नंबर कितना है 405, 405, पेज नंबर क्या है 105 कितना, 105 105 है, 105 हो गया, ठीक। कंपोनेंट तोड़ो, यहाँ मास का कहाँ जाएगा, नीचे एम जी, एक्सेलरेशन पीछे इधर ए नोट, पूछा क्या है, पूछा क्या है, if A naught x what is the angle made by surface with horizontal? अच्छा हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता है, ये एंगल थीटा मान लो, थीटा मान लो, समझ में आएगा, मान लो मान लो। तो अब इसको कंपोनेंट तोड़ो इसके हिसाब से, यहाँ तोड़ लेता हूँ, ये कहीं भी तोड़ सकते हैं, इसके पैरेलल खींचना लाइन, तुम्हें समझ में आ तो यहीं तोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, थीटा मान लिया, कितना होगा एम ए नोट कोस थीटा, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और सिंह ठीक, ये वाला एंगल बता सकते हो आप, मुझे बताओ अगर आप, ये वाला एंगल बता सकते हो 90 माइनस थीटा, कैसे पता, 90 मिनट लगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, थीटा के बराबर वाले एंगल का, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, एम जी है तो ये कितना होगा एम जी कोस 90 माइनस थीटा, बात समझ आ गई, एम प्लस कंपेयर करेंगे एम ए नॉट कोस थीटा इक्वल टू एम जी कोस 90 माइनस थीटा, कितना हो गया, एम से एम कट गया, ए नॉट कोस थीटा इक्वल टू जी साइन थीटा, साइन कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, तो साइन अपन कोस कितना हो गया 10 थीटा है, ए नॉट अपॉन जी एम प्लस थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए नॉट अपॉन जी, कंपोनेंट समझ में आया करो नहीं आया, पक्का सही तो होता है, ऐसा हमेशा होता है कि tan थीटा का बराबर a नॉट अपॉन g होता है, याद ही रख लेंगे, याद ही रख लो, कोशिश करो सोल्व करने, क्या पता नया क्वेश्चन बन के आ जाए, समझ में आया करो। इसमें आगे है एक रोटेटिंग फ्रेम का कंसेप्ट है, उसमें बताऊंगा अलग से अभी बाद में। अब आप आएंगे स्टेबिलिटी एनालिसिस में, इससे पिछली वाली यूनिट जो है, पेज नंबर क्या है 95 आसान लग रही है मुझसे, आसान है,
गौरव बोला आसान है क्या? पाप नहीं लग रहा ऐसे बोलते हो? स्टेबिलिटी एनालिसिस देखेंगे, ठीक है? ठीक है गौरव सिंह, स्टेबिलिटी एनालिसिस अर्थात हम स्थायित्व की व्याख्या करेंगे, क्या कह सकते हैं? स्थायित्व विश्लेषण, ठीक है? जैसे कि हमें पता है स्टेबल पॉइंट किसे कहते हैं? स्टेबल पॉइंट उसे कहते हैं जिसके रेस्पेक्ट में ऑसिलेशन पॉसिबल हो सके, उसे कहते हैं क्या? स्टेबल पॉइंट। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उससे पहले आप ये चैप्टर का नाम बताएं और चैप्टर का नंबर बताएं। चैप्टर नंबर क्या है? 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है। और चैप्टर नंबर 5 स्टेबिलिटी एनालिसिस। पेज नंबर 95। नंबर क्या है? 95। ये देखो पेज नंबर क्या है? 95। पेज नंबर इधर का है 94, मतलब ये 95 है, तो ये हो गया पेज 95। चैप्टर का नाम है स्टेबिलिटी एनालिसिस। तो इसके बारे में जो मैं बताना चाहता हूँ ये था कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो ऑसिलेशन करता है किस रेस्पेक्ट में? स्टेबल पॉइंट के इधर उधर ऑसिलेशन करता है। अगर ऑसिलेशन कर रहा है तब वो पॉइंट स्टेबल पॉइंट होगा, अगर ऑसिलेशन नहीं कर रहा है तो अनस्टेबल पॉइंट होगा। अनस्टेबल स्टेबल पॉइंट को मैं यांत्रिक की बहुत ही सिंपल एग्जांपल द्वारा समझाया जा सकता है। फिर उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि स्टेबिलिटी के दौरान पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी या कम होगी, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझो कि दोनों तरीके से समझाया जा सकता है स्टेबिलिटी को, फोर्स के जरिए भी और पोटेंशियल के जरिए भी। फोर्स के जरिए भी और पोटेंशियल के जरिए। ज़रूरत समझने की ये है कि फोर्स की कंपेयर पोटेंशियल से इजीली समझाया जा सकता है, इसलिए जब भी स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम दिया होगा तो वहाँ पर आपको हमेशा पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ही दिया होगा, ठीक? अब समझते हैं स्टेबिलिटी एनालिसिस को। तो हैशटैग स्टेबिलिटी STABILITY स्टेबिलिटी एनालिसिस है ना, लिसिस। ये आपके सरफेसेस हैं, ये आपके सरफेस हैं। इधर देखेंगे, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दूं मैं गोल, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दूं, इसे छोड़ो, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दूं मैं और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दूं मैं, तो आप मजे की बात देखेंगे इस ऑब्जेक्ट को अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं तो ये उसी की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। इधर करो तो इधर गिर जाएगा, और इधर करो तो इधर गिर जाएगा, समझ में? लेकिन अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट हो और उसे मैं थोड़ा डिस्प्लेस कर दूं इधर, तो वो ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देगा। कर देगा नहीं करेगा? इसे कहेंगे स्टेबल पॉइंट। स्टेबल पॉइंट इसे कहेंगे अनस्टेबल पॉइंट। अनस्टेबल पॉइंट, स्टेबल पॉइंट किसे कहते हैं? डेफिनेशन क्या हुई? एम्प्लाइज स्टेबल पॉइंट की डेफिनेशन, if any object is at stable point, then if we displaced it slightly, then there is a restoring force applied on it, which makes the oscillation and always tries to achieve stable equilibrium. अनस्टेबल पॉइंट किसे कहते हैं? If any object is at unstable equilibrium point, then if we slightly displace the object, then the object will move in displaced direction,
in displaced direction there is no any restoring force applied to achieve the stable point बात समझ में आई? यहाँ तक लाने के लिए कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता। सही बात सोचेंगे, ग्रेविटेशनल पॉइंट यहाँ पर h ज्यादा है या यहाँ पर h ज्यादा है? उधर ज्यादा है, यहाँ पे h ज्यादा है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी देखूंगा तो यहाँ पर U बराबर mgh यहाँ ज्यादा है या यहाँ ज्यादा है? उधर ज्यादा है, अनस्टेबल। मतलब जहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। स्टार में लिखूंगा, यही लिख रहा हूँ स्टार में आगे। रिमार्क, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट is that point where potential energy is minimum। Star one remark, unstable equilibrium point is that point। ये तुम अलग से लिखना है स्टार बना के, कभी डायग्राम खराब कर दो। वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। बात समझ आई? तो अगर मुझे स्टेबल और अनस्टेबल पॉइंट डिसाइड करने हैं किसी ग्राफ को देखकर, तो मैं कैसे ग्राफ को डिजाइन करूंगा? देखो, अच्छा नेट फोर्स 0 होता है स्टेबल पॉइंट में, याद रखना। नेट फोर्स क्या होता है? 0 होता है। इतनी बात समझ में आ गई? क्या मैं भरोसे पक्का बताओ भाई। लेट वी हैव अ ग्राफ बिटवीन वी एक्स पोटेंशियल एंड एक्स के बीच में। ठीक, ये ग्राफ है पोटेंशियल और एक्स के बीच में, कुछ इस तरीके का। ये पॉइंट का नाम है ए, इसका नाम है बी, इस पॉइंट का नाम है सी, इस पॉइंट का नाम है डी। तो इस पॉइंट पे जहां जहां मैक्सिमा है, जहां मैक्सिमा, इसे कहते हैं अनस्टेबल पॉइंट। हियर पॉइंट्स ए एंड सी आर अनस्टेबल पॉइंट एंड बी एंड सी आर स्टेबल पॉइंट। एट स्टेबल पॉइंट tangent is parallel to the x axis। यहाँ पे tangent हो पैरेलल आएगा, पैरेलल आएगा। tangent का मतलब m की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 0। m इक्वल टू tan थीटा। अगर m की वैल्यू 0 ना हुई, 0। समझ में आया क्या? आ गया। m की वैल्यू होती है tan थीटा, थीटा होता है x एक्सिस एंगल, tan 0 हो गया, tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री 0 हो गया। m इक्वल टू आ गया 0। m क्या होता है? dy बाय dx इक्वल टू 0। y क्या है? y एक्सिस पोटेंशियल है। क्या है ये? पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हो गया? dvx ओवर dx इक्वल टू 0 फॉर स्टेबिलिटी एनालिसिस, फॉर स्टेबिलिटी एनालिसिस। अब मजे की बात ये है, यही नहीं, यहाँ पे भी 0 आ रहा है। इसका मतलब इसका अगला चरण ये होना चाहिए, d2v ओवर dx2 का मान मिनिमम लाने के लिए 0 से बड़ा होना चाहिए। जब ये 0 से बड़ा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। मिनिमम होगी। तो इसका मतलब ये कंडीशन होती है किसकी? स्टेबल पॉइंट की। स्टेबल पॉइंट की। और d2v ओवर dx2 ये कंडीशन होती है अनस्टेबल पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गई? इसी चीज को कहते हैं के, स्प्रिंग कांस्टेंट। समझ में आएगा तो क्वेश्चन को देख के
ठीक है। अब बात आती है ये यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो वो करेगा क्या, ऑसिलेशन करेगा। उस ऑसिल बात समझ आई क्या करूँ, वो यहाँ पर भी ऑसिलेशन करेगा और यहाँ पर भी ऑसिलेशन करेगा, बात समझ आ रही। तो यहाँ नहीं करेगा क्योंकि अनस्टेबल पॉइंट है, क्योंकि अनस्टेबल पॉइंट है। अब यहाँ पर ऑसिलेशन करेगा तो ऑसिलेशन की कोई फ्रीक्वेंसी भी होती है ओमेगा, क्या होती है ओमेगा, और अंडर रूट से कहते हैं K/M, लेकिन अब होगी कितनी, अंडर रूट d2v/dx dx2 अपॉन m, और ये स्टेबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x = आता है। ठीक, अब देखो स्टेबल एनर्जी का पहला क्वेश्चन क्या है, पेज नंबर 97, क्वेश्चन फर्स्ट। पोटेंशियल दिया है, क्या पूछ रहा है, स्टेबल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, मतलब ओमेगा पूछ रहा है। उसका मतलब क्या करना है, यही 2 पॉइंट करने हैं जो मैंने अभी बताया आपको। बताओ भाई, पेज नंबर 97 ये हो गया, पेज नंबर 97 क्वेश्चन फर्स्ट, बोलो गिवन पोटेंशियल बताओ, बोलो एक पार्टिकल ऑफ m mass पोटेंशियल moving बता दे तू यार, bx = -ax + bx²। डिफरेंशियल पूछ रहा है, डिफरेंशियल करना कुछ ना करो, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x dv/dx -a + 2bx। सही है। x का मान आगे डबल डिफरेंशिएट करें, वही तो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, 0 हो गया, 2 भी बचा सिर्फ, ग्रेटर देन 0, स्टेबल पॉइंट, स्टेबल पॉइंट ओमेगा वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट d2v/dx2 dx अपॉन m m, ओमेगा वैल्यू कितनी आ गई, 2v अपॉन, कुछ क्या था फिर इसमें, यही है सही था। क्या होगा यही था, और x नॉट की वैल्यू मतलब पॉइंट पूछा था कहाँ पर, क्या था ये, अगला बोलो। पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग टू क्या फोर्स पूछा है, एटॉमिक थोड़ा अच्छा लग रहा है, कर लेते हैं, कैलकुलेशन है थोड़ी है, करते हैं बेटा, इतनी बात समझ में आई भाई। ठीक, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन पोटेंशियल बोलो भाई कितना रहेगा, VR = a/r⁴ V/r⁴ -b/r⁴ 6। करो डिफरेंशिएट, क्यों कर रहे हैं पता चला है, स्टेबिलिटी एनालिसिस का कंडीशन है, -12 a/r⁴ और -6 b/r⁴ 7 = 0, 6 b/r⁴ 7 = 12 a/r⁴ 13, 6 दूनी और b/1 = 2 a/r⁴ 7 3 6 पक्का, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 7 और 3 10, 10 और 3 7 और 3 10, 10 और 3 13, 3 और 3 6, आगे बढ़ 6, इसको लगाओ, आगे बढ़ 6 = 2/b, r = 2/b की पावर 6, 1/6 d2 क्या है, 1/6 अभी तो लिखा है 1/6। अगेन करना पड़ेगा, जी क्यों भाई क्यों, ओमेगा निकालना है क्या है, बोला क्या है इसने, ओमेगा भी निकालना है, पीछे पढ़ के देख ले, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ओमेगा निकालना है, डबल डिफरेंस करो, d2 br/r br2 कितना है, बात तो नहीं, 0 क्या बोला 0 ये नहीं हाँ सही है। उसे ना करने के उसे करने किसे बोल रहा समझ रहा हूँ, हाँ सही है कुछ ना, -12 गुणा -13 -13 a/r⁴ 14 -6
गुणा 7 बी बटे आर के घात 8 इसको ले लो 12 गुणा 13 156 गुणा आर के घात 14 इसको 6 गुणा 7 आर के घात 8 6 दूनी 13 दूनी 26 है अपन आर के घात 8 और 2 10 6 बचेगा क्या देखिए 8 9 10 2 और 4 6 8 9 10 2 और 4 6 7 6 हो आर के घात 6 7 बी इसको नीचे लाओ 26 ए बटे 7 बी की पावर 1 बटे 6 ये तो है इक्वल टू आर। इसे जीरो वाला क्यों रख रहे हो भैया? इसको तो वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू रखनी है। कितना आया बताओ, चलो कितना आया? बड़ी गंदी कैलकुलेशन है यार, दोबारा देनी पड़ेगी। दोबारा नहीं, गंदी कैलकुलेशन है, बड़ी गंदी कैलकुलेशन है यार। की हद 6 का मान रखूंगा तो बेटा अजीब सा लगेगा देखने में। इसी बात के साथ पैसे हैं। कॉमन ले कौन ले लें? d2br अपॉन dr2 इक्वल टू कितना है? 13 पंजे कितना मतलब है? 156 माइनस 156 माइनस का इसका प्लस का का ए और कॉमन 8 लेने को कह रहा था तू 1 अपॉन आर के साथ 6 चलूं? 156 कैसे बाहर कर दिए? अबे यार लिखने में देता 156 ले, सही है? अब सही है? करने को तो फिर तो ये भी ना करने देगा। माइनस 7 छंग 42 बी बटे कुछ 1 d2br अपॉन dr2 इक्वल 1 अपॉन आर की पावर 8 156 ये बटे आर का इसका मान कितना है? 2 2 बटे बी 2 अपॉन बी 2 अपॉन बी माइनस के बैलेंस बी अपॉन 1 2 से कटेंगे 2 7 14 बचा 1 2 16 78 इंटू बी ये सही कट गया माइनस के बैलेंस बी कितना बचा? 36 d2br अपॉन dr2 कितना बचा? 36 शायद 36 36 हो जाएगा 36 बी अपॉन आर का मान कितना है? 2 अपॉन बी 2 अपॉन बी की बात 8 बटे 6 2 3 6 2 8 बराबर ऊपर ले जाओ ऐसे बी अपॉन 2a की घात 4 बटे 3 3 बटे 4 4 बटे 3 भाई हाँ 4 बटे इंटू 36 बी इसको वहाँ रख देंगे उसकी वैल्यू पे आ जाएगी फ्रिक्वेंसी समझ में आ गया? फ्रिक्वेंसी आ जाएगी ना आएगी तुमसे आ जाएगी पक्का आ जाएगी तो चलते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन देख लो इसका पेज नंबर 102 A particle of mass m concentrating to move in one dimension under a potential where alpha beta is so the period of a small oscillation about the time period पूछा है कर देते हैं भाई सॉल्व। बोलो पोटेंशियल कितना रखा है? अल्फा अपॉन x स्क्वायर पोटेंशियल रखा है ux इक्वल टू अल्फा अपॉन x स्क्वायर अल्फा अपॉन x स्क्वायर माइनस बीटा अपॉन x करो डिफरेंस माइनस 2 अपॉन x की घात 3 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर सही है? दोबारा करो देखते हैं गलत मत कर देना 6x अपॉन x की घात 4 तीन दूनी 6x अपॉन x की घात 4 माइनस 2 बीटा अपॉन x की घात 3 0 बराबर नहीं रखना इसको लगता हूँ तो ऐसा कितना है? थ्री बीटा में 2 बीटा या सिर्फ बीटा होता है? बीटा एक्स का मान कितना है? 12 होगा बीटा मेरा पता सही है क्या हुआ? कुछ सही है
लिखा हुआ ये सही है। सही है। ये 2 की घात 3 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 2 की घात 3 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 आ गया ऊपर, 1 2 बाहर चला, 4 दूनी 8, ये 2 घात 3 है 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ गया यहाँ पर, अल्फा घात 3 ऊपर नीचे एम बी है, ऊपर बीटा घात 4 है। सही है यार 2 भी तो है भाई, हाँ सही है 2 बाहर है बाहर आ जाएगा। बाहर ना 4 ले लेंगे तो नहीं करना है मतलब सब बना गया 2 घात 3 है 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 अल्फा घात 3 एम 2 बीटा घात 4, ठीक है। 2 क्या 2 का रहे हो, बाहर वाले को कह रहा हूँ मैं 2 लिखा हुआ तो है, हाँ तो सही है अलग से बोल के सब विशेष सम्मान दिया जाए। और ना इसकी बात नहीं आई आ गई। थोड़ा सा गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं। व्हाट इज ग्रेविटी? अच्छा खासा अपना सेब का ठेला है, ग्रेविटी रेडी चक्कर में पड़ता। तो आज मेरा सेब 100 रुपये किलो है। 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो पड़ता। बेटा गए उसकी वाली बात ऐसी आती है, बोलता क्या मांगता रही हूँ फिजिक्स के 2 निकल गया। सर एस्ट्रोनॉट सर म्यूट्रॉइड हमारे धरती पे गिरे तो उससे हमको बचने की नासा वालों क्या उपाय है? लिखो बेटा। बेटा ठेला है हमारा, एफ इज इक्वल टू एम का मतलब क्या होता है? एफ माने फोर्स, एम माने मैन माने आदमी, और ए माने एप्पल का ठेला, मेरा कुछ और ही खतरनाक करता है वो। समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट अबाउट ग्रेविटी। थोड़ा सा डालो बड़ा सिंह, तो ग्रेविटी स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटी के जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं उन्हें समझेंगे, फंडामेंटल ट्रिक्स, और उनके जरिए क्वेश्चन किए जा सकते हैं, वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा तुम्हें। बड़े करके नोट पे डालें। तो अपना टॉपिक है एस्पेक्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, when the object apply attract another object due to mass, then this interaction force is called gravity। ग्रेविटी फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है उसमें? जी m1 m2 upon r स्टार पॉइंट। ग्रेविटी इज अ सेंट्रल फोर्स comma conservative conservative force, which means if any object moves under the field of gravity, then its angular momentum remain constant, and it will move in a plane, I think समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना। एक प्रश्न पूछा था मैंने अपने गुरुजी से आज से लगभग 6-7 साल पहले, ग्रेविटी का ही प्रश्न था। प्रश्न ये था
क्या सर ऐसा पॉसिबल है कि सूर्य यहाँ है, सन, और एक ग्रह जो अर्थ है वो ऐसे चक्कर लगा रहा है? माई वेरी एजुकेटेड, मार्स आता है, इससे पहले एम होता है, फिर वी होता है, मार्स तक होता है, मरकरी, सॉरी मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ है ना, फिर ये मार्स आता है। मार्स तो तूने कहा था ये मार्स वार्स जो है, सारे ये सब के सब ये लाइन में क्यों आ रहे हैं? थोड़ा ऊपर आ जाओ, क्या दिक्कत है? वैसे भी इसके इंटरेक्शन ऑर्बिट इसे डिस्टर्ब नहीं करती, इसकी फील्ड ऑर्बिट इसकी फील्ड ऑर्बिट को डिस्टर्ब नहीं करेगी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में। और जो वीनस है वो ऐसा है, तो एक तरीके से शक्तिमान के सीने में जो बना रहता है फूल, उस तरीके का क्यों नहीं होती? और अगर तुम कह रहे हो यही नहीं होती, तो क्या ब्रह्मांड के किसी कोने में ऐसा सोलर सिस्टम पॉसिबल है जिसमें ऐसे मूव करते हो ग्रह जैसे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं? और ऐसा क्यों है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर ले रहे हैं, इन्हें तुम मूव नहीं करने दे रहे, जबकि F इक्वल टू होता है 1/r² पर इलेक्ट्रॉन, F इक्वल टू होता है 1/r² पर, इसका कूलम फोर्स होता है ना 1/4 नॉट q1 q2 अपन r², इसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स है G जो सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, वो सेम है। मैंने ऐसे करके सर से पूछा, सर बोले यहीं से बच्चे का एग्जाम निकलना बंद हो जाता है, फिर हम मेन चीज में जाते हैं जो पढ़ाई चल रही है ना। रीजन क्या था इसका? रीजन तो तुम्हें बताना है खुद, बताओ क्या बोल रहे हो? पूछते ऐसी चीजें बड़ी अजीब होती है। अच्छा लगा नहीं? लगा लॉजिकल लगा क्वेश्चन? पूछना है कुछ भी पूछ सकते हैं। अब जी न्यूटन जी के जो गुरुजी थे, उनसे ऊपर वाले, उनका नाम था सर जोहान्स केपलर। केपलर के नियम हम समझेंगे, और कहीं ना कहीं केपलर के नियम का उद्धृत रूप ये है न्यूटन के नियम उनसे ही लिए गए हैं, केपलर के नियम को बनाते हुए, ग्रहों की गति संबंधी नियम। जी की वैल्यू किसने कैलकुलेट करी सबसे पहले? जी का प्रायोगिक मान सबसे पहले किसने कैलकुलेट किया था लैब में? कैवेंडिश ने। नाम सुना? कैवेंडिश नाम नहीं सुना? नहीं सुना, चलो छोड़, नहीं सुना। कैवेंडिश ने करा था कैलकुलेट लैब में जी वैल्यू, यूनिवर्सल कांस्टेंट है जी, ठीक है। कैपिटल जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू, ठीक। तो हाँ, लेट्स स्टार्ट। अपने सबसे पहले बनने आ रहे हैं बिल्कुल बेसिक, और मैं बता रहा हूँ आपको ग्रेविटी का क्वेश्चन हार्ड तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा। ग्रेविटी एक देखते हैं ना, इस बैटरी डाउन बंद ना हो गया फोन, हाँ बैटरी डाउन हो पता नहीं चलता है। ग्रेविटी क्वेश्चन तुम्हें हार्ड नहीं मिलेगा, जो बेसिक कंसेप्ट है धीमे धीमे वाले, उन्हें तुम समझ के चलो, हल्के हल्के वाले, जैसे कि केपलर का नियम पता होना चाहिए, हैशटैग केपलर। तो केपलर की स्पेलिंग बताओ एग्जैक्टली। इसमें ना मिलने का तुम्हें कुछ, बुकलेट ना मिलने का कोई, इन्होंने पढ़ाया ना पढ़ाया। केपलर की स्पेलिंग KEPLER, केपलर यही होना चाहिए, सीधे ही KEPLER, ठीक है, KEPLER। केपलर को डिस्कस करते हैं। केपलर के 3 नियम हैं, जिनमें से पहला नियम जो है वो है किसका नियम है? लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन नहीं, वो लॉ ऑफ ऑर्बिट का है। ऑर्बिट, हाँ लॉ ऑफ ऑर्बिट का है। प्लैनेटरी मोशन तो टोटल मोशन को खा गया। सबसे पहला होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा मोशन है लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, फिर तीसरा मोशन लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ फॉर टाइम पीरियड। तो पहला हो गया आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट की ऑर्बिट कैसी होनी चाहिए। नंबर 2 हो गया लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी के अंदर रहती है नहीं। तीसरा हो गया लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो ये 3 दे रखे हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट और लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। केपलर लॉ, KEPLER, केपलर लॉ। अपना पहला जो लॉ हो गया लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसका अकॉर्डिंग एवरी प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन, मूव्स
around the sun in an elliptical orbit. Elliptical orbit where the sun sets on the foci of the orbit. Okay, on the orbit. दूसरा जो है लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, लॉ ऑफ एरियल 50%. the line joining 15%. no कोई दिक्कत, the line joining to the planet, ये कह सकते हैं the radial vector of the planet, position vector करो यार, the position vector समझ रहे हो?